हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSE 012 ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपका जो पेपर है MPSE 012 का, ये आपका 2 घंटे का पेपर आता है, जिसमें से 50 मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 50 नंबर के होते हैं। इसमें कुल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। ठीक है। इसमें 2 खंड होते हैं, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। आपको दोनों खंड में से पहले दो दो क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं, और जो एक पांचवा क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन बचता है, वो आप किसी भी खंड में से एक कर लीजिए। इसका मतलब आपके जो 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। यानी किसी खंड में से 2 और दूसरे खंड में से 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन 5 पूरे हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से करिएगा। हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को अब सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है खंड फर्स्ट का, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसमें हम इस टॉपिक में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की जो विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 2.7 करोड़ यानी 2024 की जनगणना के अनुसार है कि ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश तो है, उसके अंदर 2.7 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ये दुनिया के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीपों में है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है लेकिन लोग कम रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर जनसंख्या शहरों में बसती है, जैसे सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और पर्थ। ये यहाँ के शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा यूरोपीय मूल का है, खासकर ब्रिटिश और आयरिश लोग। इसके अलावा हाल के वर्षों में एशियाई देशों जैसे भारत, चीन और वियतनाम से भी लोग आकर बस रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है। वहाँ के मूल निवासी का नाम है एबोरिजिनल, लेकिन इनकी संख्या कुल जनसंख्या का केवल 3 से 4% है। यहाँ की साक्षरता दर बहुत अधिक है और जीवन स्तर ऊंचा है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या विविध, शिक्षित और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर प्रवासी लोग ज़्यादा निवास करते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में। जैसे कि कम जनसंख्या घनत्व, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है। सेकंड है शहरी जनसंख्या, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है अधिकतर 85% लोग शहरों में निवास करते हैं, और यहाँ के शहरी जो जगह वो हैं सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन आदि। यूरोपीय मूल के लोग, ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर यूरोप के मूल के लोग निवास करते हैं। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन और आयरलैंड मूल के लोगों से बना है। चौथी विशेषता है एशियाई प्रवासी। हाल ही के वर्षों में भारत, चीन, वियतनाम जैसे देशों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। मूल निवासी एबोरिजिनल्स, देश की कुल जनसंख्या का लगभग 3 से 4% ऑस्ट्रेलिया मूल के लोग रहते हैं, बाकी सब बाहर से आए हैं। उच्च साक्षरता दर, छठी विशेषता है, यहाँ की साक्षरता दर 99% के करीब है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ऊंची मानी जाती है। सेवंथ है उच्च जीवन स्तर, लोगों की जीवन शैली आधुनिक और सुविधाजनक है, और यहाँ पर लोगों के पास संपूर्ण फैसिलिटी पाई जाती है, और यहाँ के लोग जो है काफ़ी विकसित हैं और डेवलपमेंट जिंदगी जीते हैं। 8वां जनसंख्या वितरण आसमान, अधिकतर लोग समुद्री किनारों के पास रहते हैं, जबकि अंदरूनी इलाकों में बहुत कम जनसंख्या है। 9 है जनसंख्या वृद्धि दर की धीमी, ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वृद्धि दर अन्य देशों की तुलना में बहुत धीमी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जनसंख्या जो बड़ी है वो प्रवासी लोगों से बड़ी है। 8वां है मल्टीकल्चर समाज, ऑस्ट्रेलिया के अंदर विभिन्न देशों के लोग आके निवास कर रहे हैं, वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर आए हैं, जिसके कारण यहाँ पर
जो संस्कृति जो है वो उसकी विविधता पाई जाती है, यानी बहु सांस्कृतिकवाद पाया जाता है। विभिन्न देशों और सांस्कृतिक लोग यहाँ शांतिपूर्वक साथ रहते हैं। इस तरह से ये हमने बात करी ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या उनकी विशेषताओं के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी की पहचान की बदलती अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनकी जो पहचान बदलती जा रही है औपनिवेशिक प्रक्रिया के कारण, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में औद्योगिकरण की प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हो गई थी, जब ब्रिटिश लोग यहाँ बसने लगे थे। उन्होंने इस भूमि को खाली यानी टेरा न्यूलियस मानकर कब्जा कर लिया। यानी टेरा न्यूलियस का मतलब है जो भूमि किसी की नहीं, जबकि यहाँ पहले से ही एबोरिजिनल और टॉरेंस स्ट्रेट आइलैंडर जैसे मूल निवासी दे रहे थे। इन मूल निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर डाल दिया गया, क्योंकि जब औपनिवेशीकरण आ गया यहाँ पर तो उन्होंने यहाँ की सारी भूमियों पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा और उन्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हाशिए पर डाल दिया, यानी उनका हनन करा। उनकी ज़मीन छीन ली गई, परंपराएं तोड़ी गई और बच्चों को ज़बरदस्ती उनके परिवार से अलग किया गया, जिससे चोरी की पीढ़ी कहा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ उनकी पहचान और अधिकारों को लेकर सोच में बदलाव आया, क्योंकि जो जैसी जनसंख्या वहाँ की मूल निवासी जैसे रहते थे, लेकिन औपनिवेशीकरण के बाद यहाँ पर नए नए लोग आने लगे, नई नई कंपनियाँ स्थापित होने लगी, तो यहाँ का जो पहचान थी और स्वरूप था ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या का, वो बदलता चला गया। 1967 में एक जनमत संग्रह के बाद उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार और समाज एबोरिजिनिस की सांस्कृतिक परंपरा और अधिकारों को मान्यता देने लगे हैं, क्योंकि यहाँ की इनकी सरकार बनने लगी और ये अपनी जो मूल सांस्कृतिक परंपराएं और अधिकार है उनको वो अपने संविधान में और अपने देश में मान्यता देने लगे। वे अब शिक्षा, राजनीति और कला जैसे क्षेत्रों में आगे आ रहे हैं। इस तरह औपनिवेशीकरण के दर्दनाक अतीत के बावजूद आज मूल निवासियों की पहचान को अधिक सम्मान और स्वीकार्यता मिलने लगी है, क्योंकि जो औपनिवेशिक शासन 18वीं शताब्दी के आसपास जो था, उस दौरान इनकी जो मूल निवासी थी एबोरिजिनल्स, इनकी सांस्कृतिक परंपराएं खत्म होने लगी थी, छीन होने लगी थी, हीन होने लगी थी। लेकिन आज वर्तमान में इनकी सांस्कृतिक परंपरा और अधिकारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और ऑस्ट्रेलिया मूल निवासी की पहचान की बदलती अवधारणा। पहला है औपनिवेशीकरण की शुरुआत। 1788 में ब्रिटिश लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में बसना शुरू कर दिया और इसे खाली भूमि यानी टेरा न्यूलियस मानकर कब्जा कर लिया। टेरा न्यूलियस का मतलब होता है जो भूमि किसी की नहीं होती। जो भूमि किसी की नहीं होती तो इसका लावारिस भूमि है, उस पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। दूसरा, मूल निवासियों की अपेक्षा एबोरिजिनल और टॉरेंस स्ट्रेट आइलैंडर लोग पहले से वहां रह रहे थे, लेकिन उन्हें अधिकारहीन बना दिया गया। किन्होंने? औपनिवेशीकरण के कारण जो बाहर के ब्रिटिश जो लोग यहाँ पर आकर रहने लगे थे उन्होंने। भूमि और संस्कृति का नुकसान, उनकी जमीनें छीन ली गई। किनकी? एबोरिजिनल्स और टॉरेंस स्ट्रेट आइलैंडर की, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनकी भूमि छीन ली गई। पारंपरिक जीवन शैली को नष्ट कर दिया गया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो स्वरूप है वो बदलता चला गया। चोरी की पीढ़ी, एबोरिजिनल्स बच्चों को जबरदस्ती उनके परिवारों से अलग किया गया और यूरोपीय संस्कृति में ढालने की कोशिश की गई। उनको धर्म परिवर्तन करा के उनकी संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति को अपनाने को पर बल दिया गया। पांचवा, पहचान में बदलाव की शुरुआत। 1967 में हुए जनमत संग्रह में जनता ने समर्थन दिया कि एबोरिजिनल लोगों को संविधान में शामिल किया जाए। इस तरह से वहाँ पर उनको संविधान में शामिल किया गया और उनकी मान्यता देनी शुरू की। संवैधानिक और सामाजिक पहचान, इसके बाद से मूल निवासियों को सरकारी नीतियों, कानूनों और समाज में मान्यता मिलनी शुरू हो गई, जिससे इनका विकास होना शुरू हुआ। आधुनिक समय में भागीदारी, अब एबोरिजिनल लोग शिक्षा, राजनीति, खेल और कला में सक्रिय हैं और अपनी संस्कृति को गर्व से प्रस्तुत करते हैं। आठवां है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। उनकी भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं उनमें बदलाव आया। पांचवा, आत्मसम्मान और अधिकार। उनकी पहचान को लेकर एक पिछड़ी जाति के लोग
रूप से नहीं, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में अब देखा जाने लगा। इस तरह से वहाँ के लोग जो मूल निवासी, उनका आत्मसम्मान और अधिकार बढ़ा। अभी भी चुनौतियां, हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में असमानता अभी भी बनी हुई है। इस तरह से हमने जो बात करी वो ऑस्ट्रेलिया की औपनिवेशीकरण के कारण जो ऑस्ट्रेलिया की जो जाति और उनमें जो बदलाव आया था स्वरूप में, उसके बारे में हमने बात करा। अब बात करते हैं बहुसांस्कृतिक समाज के उद्भव और विकास के लिए उत्तरदायी कारक। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुसांस्कृतिक समाज है, उसका उदय और विकास के उत्तरदायी कारण क्या थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी 3 से 4% थे, बाकी जो थे वो यूरोपीय और एशिया के वियतनाम जैसे देशों से जाकर वहाँ पर प्रवास करें। और उनके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है बहुत सारे जो लोग आज जो लेते 2.7 करोड़ के आसपास, उसमें जो है ना अधिकतर बाहर के लोग हैं। जब बाहर के लोग आएंगे तो अपनी सांस्कृतिक परंपराएं लेकर आएंगे, अपने धर्म को लेकर आएंगे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुसांस्कृतिक समाज का उदय हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक समाज है जहां विभिन्न देशों, धर्मों, भाषाओं और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि ये सभी धर्म, भाषा और जात संस्कृति के लोग जो थे वो बाहर के देशों से आकर ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे थे। इस बहुसंस्कृति समाज का विकास कई कारणों से हुआ। सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में श्रमिकों की भारी कमी हो गई, जिससे सरकार ने विभिन्न देशों से लोगों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1970 के दशक में श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1970 से पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति बनी हुई थी कि यहाँ पर गोरे लोगों को ही नौकरियां और उनका अधिकार दिए जाते थे, लेकिन ये नीति को समाप्त कर दिया गया, और जिससे एशियाई और अफ्रीकी देशों से भी लोग यहाँ पर आने लगे रोजगार की तलाश में, शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत से बाहर के देश जो यहाँ पर व्यापार करने आने लगे, जिससे वहाँ बहुसांस्कृतिक समाज का उदय हुआ। शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में भारत, चीन, वियतनाम, लेबनान जैसे देशों के लोग यहाँ आकर बसने लगे। सरकार ने भी बहुसांस्कृतिक नीतियाँ अपनाई, जिसमें हर संस्कृति और भाषा को सम्मान देने की कोशिश की गई। नतीजन आज ऑस्ट्रेलिया में एक विविध, समान और सम्मानजनक समाज विकसित हुआ। इस तरह से बहुसांस्कृतिक समाज का विकास ऑस्ट्रेलिया में हुआ। बहुसांस्कृतिक समाज के उद्भव और विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से ऐसे कारक थे जिनकी वजह से बहुसांस्कृतिक समाज का उदय और विकास हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्रमिकों की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने विभिन्न देशों से प्रवासियों को बुलाया और यहाँ पर काम, नौकरियां दी उन लोगों को, जिस तरह से यहाँ पर वो अपने साथ अपनी सांस्कृतिक परंपरा और धर्म भी और भाषा भी लेकर आए। सेकेंड है 1970 के दशक में इस नीति को समाप्त कर दिया गया, जिससे एशिया, अफ्रीका आदि देशों के लोग भी यहाँ पर आने शुरू हो गए और अपनी सांस्कृतिक परंपराएं भी लेकर आने लगे। बेहतर शिक्षा और नौकरी की तलाश में अनेक देशों के लोग ऑस्ट्रेलिया आने लगे, जिससे यहाँ पर बहुसांस्कृतिक समाज को बढ़ावा मिला। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत अर्थव्यवस्था और जीवन शैली ने प्रवासियों को आकर्षित किया। लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब नौकरियों की तलाश में और अपने जीवन स्तर के सुधार की वजह से वहाँ पर लोग जाने लगे, और वहाँ पर प्रवासी जो थे वो आकर्षित हुए, जिससे बहुसांस्कृतिक समाज वहाँ पर विकसित होने लगा। युद्धग्रस्त देशों से जैसे वियतनाम, सीरिया आदि आए शरणार्थियों को भी यहाँ शरण मिली। नेक्स्ट है, सरकार ने हर संस्कृति और धर्म को सम्मान देने की नीतियां बनाई, जिससे बहुसांस्कृतिक समाज को बढ़ावा मिला। यहाँ अब विभिन्न धर्मों जैसे ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और भाषाओं जैसे अंग्रेजी, मदारिन, हिंदी, अरबी आदि के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिससे यहाँ पर बहुसांस्कृतिक समाज तेजी से विकसित होने लगा। आठवां, स्कूल, त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ा जाता है। सभी लोगों को बराबरी का अधिकार और सम्मान देने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुसांस्कृतिक समाज को बढ़ावा मिला। 10वां है, प्रवासी अब राजनीति, शिक्षा, व्यापार, खेल और कला जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ से जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुसांस्कृतिक समाज तेजी से उन्नति करने लगा और एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुसांस्कृतिक समाज के समर्थन के रूप में जाने लगा ऑस्ट्रेलियाई देश। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दलों की भूमिका, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो राजनीतिक दल है उनकी क्या भूमिका है। जैसा कि मैंने आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 राजनीतिक दल हैं, जो सबसे बड़े राष्ट्रीय दल हैं, और बाकी इसके अलावा छोटे छोटे दल भी हैं और निर्दलीय दल भी हैं, लेकिन वो भी अपनी राजनीति में भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है 2 बड़े दलों के आधार पर बनती है। राजनीतिक दल होते कौन है? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव के लिए राजनीतिक दल सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं।
जहां लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, इसमें राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं और सरकार बनाने और विपक्ष में बैठने का काम करते हैं, और संपूर्ण देश के विकास के कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दलों की भूमिका, पहला, जनता और सरकार के बीच पुल का काम। जनता और सरकार के बीच में राजनीतिक दल एक कड़ी का काम करते हैं। राजनीतिक दल लोगों की समस्या और सुझाव को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार इन समस्याओं को और सुझाव को सुनकर इनकी समस्याओं का समाधान करती है। नेक्स्ट, नीतियां बनाना। हर पार्टी के अपनी योजना और विचार होते हैं, और राजनीतिक दल अपनी नीतियां बनाते हैं, जिन्हें वे चुनाव के समय लोगों के सामने रखते हैं, और लोग इन नीतियों के माध्यम से वोट करते हैं, और सरकार जीतने के बाद इन नीतियों को लागू करना इन राजनीतिक दलों का काम होता है। सरकार का निर्माण करना, राजनीतिक दल का तीसरा काम है सरकार का निर्माण करना। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वे सरकार बनाती है। ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर गठबंधन सरकार बनती है। विपक्ष की भूमिका, जो दल सरकार नहीं बना पाते वे विपक्ष में रहकर सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं। अगर सरकार कोई काम गलत करती है, उस काम को जनता के सामने लाते हैं और उस सरकार को काम करने से रोकते हैं। इसलिए राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। पांचवा है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। राजनीतिक दलों के बीच हेल्थली कमीशन लोकतंत्र को मजबूत करता है। छठा है जनता को जागरूक बनाना। राजनीतिक दल का काम है चुनाव और सरकार के प्रति लोगों को जागरूक करना। पार्टी या चुनाव प्रचार के जरिए लोगों को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जागरूक करती है, जिससे लोग इस जागरूकता के माध्यम से अपना वोट करते हैं। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी कार्य प्रणाली क्या है? ऑस्ट्रेलिया में संघवाद फेडरलिज्म एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। संघवाद यानी संघीय शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं, जिसमें दो प्रकार की सरकार पाई जाती है, और दोनों प्रकार की सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार दो प्रकार की सरकार होती है, और इन दोनों प्रकार की सरकारों में शक्तियों का बराबर बंटवारा होता है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियाँ का समान वितरण होता है, जिसके आधार पर दोनों मिलकर काम करती है। ये एक संवैधानिक प्रणाली है जहां सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ साथ संवैधानिक राजतंत्र भी है। ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार राष्ट्रमंडल सरकार कहलाती है, और 6 राज्य सरकारें हैं जिनके बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है, और यहाँ पर जो काम को लेकर यहाँ पर बिल्कुल भी विवाद नहीं होता। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की कार्यप्रणाली कि यहाँ संघीय शासन व्यवस्था क्या काम करती है, इनकी विशेषता के बारे में। पहला है दोहरी सरकार। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 प्रकार की सरकार पाई जाती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार में 6 प्रकार की राज्य सरकार पाई जाती है जो मिलकर यहाँ पर काम करती है। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय सरकारें भी पाई जाती हैं। सत्ता का विभाजन संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो केंद्र सरकार रक्षा, विदेशी मामलों, आप्रवास और व्यापार जैसे विषयों पर कानून बनाती है, जबकि राज्य सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पुलिस जैसे मुद्दों पर काम करती है। इस तरह से यहाँ पर सत्ता का विभाजन होता है। तीसरा है संविधान द्वारा अधिकारते। ऑस्ट्रेलिया का संविधान ये साफ करता है कि कौन सी सरकार किस क्षेत्र में काम करेगी ताकि इसमें टकराव पैदा ना हो। फोर्थ है कर और वित्तीय व्यवस्था। जी, संघीय शासन व्यवस्था में भारतीय संविधान ऑस्ट्रेलियन संविधान ने वहाँ पर कर व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। कर मतलब टैक्स वसूली में केंद्र सरकार का ज़्यादा अधिकार होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो टैक्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो केंद्र सरकार वहन करती है, लेकिन वहाँ राज्य सरकारों को भी पैसा देती है ताकि वे जनता के लिए सेवाएं चला सकें। पांचवा सहयोग और विवाद। कभी कभी दोनों स्तर की सरकारों के बीच मतभेद हो सकता है। ऐसे मामलों को हाई कोर्ट सुलझाती है, लेकिन आमतौर पर वे मिलकर काम करती हैं। फिर है कॉग COAG जैसी बैठक, काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जिसे कॉग कहते हैं, जैसी बैठकों में दोनों सरकारें मिलकर बड़े मुद्दों पर चर्चा करती है और ऑस्ट्रेलिया के विकास को आगे बढ़ाती है। इस तरह से हमने पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन करे। बात करते हैं खंड 2, जिसमें छठा क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 शॉर्ट टिप्पणी है। पर टिप्पणी जो है 200 नंबर की। पहला है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर महिलाओं को भागीदारी बनाया जाता है राजनीति में। अब देखते हैं महिलाओं की क्या भागीदारी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मतलब चुनाव लड़ना, सरकार में पद लेना और नीतियां निर्माण में भाग लेना, ये महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी है। दूसरा है ये लोकतंत्र को मजबूत और समानता पर आधारित बनाती है, क्योंकि पुरुषों के साथ साथ वहाँ पर महिलाओं को भी भागीदारी बनाया जाता है। जब पुरुष और महिलाएं दोनों राजनीतिक भागीदारी बनेंगी तो उससे समानता की स्थापना होगी। तीसरा है आज के देशों में महिलाएं सांसद, मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन रही हैं।
इसलिए महिलाओं की काफ़ी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जैसे संसद में, स्थानीय निकायों में और राजनीतिक दलों में महिलाओं को सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। पांचवा है, सरकारें और संस्थाएं महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम और आरक्षण भी लागू कर रही, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। इस तरह से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भारत के जो समुदाय के लोग जाके निवास कर रहे हैं उनके बारे में। भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया की तेजी से बढ़ती प्रवासी जनसंख्याओं में से एक है, क्योंकि अधिकतर जो अब जनसंख्या जो बढ़ रही है वो भारत से जाकर लोग ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन ले रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं और वहाँ पर वो रह रहे हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भारत के प्रवासियों की जनसंख्या बढ़ी है। सेकंड है, अधिकतर भारतीय लोग पढ़ाई, नौकरी और व्यवसाय के लिए वहाँ जाते हैं। तीसरा, ये लोग मुख्य रूप से सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और पर्थ जैसे शहरों में बसे हैं, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जाके प्रवासी रह रहे हैं। भारतीय समुदाय शिक्षा, आईटी, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। पांचवा, त्यौहार जैसे दिवाली, होली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जो समुदाय है वो अपना निवास कर रहे हैं और वही सारी गतिविधियां वहाँ पर कर रहे हैं। अब बात करते हैं 7 क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में बहुसांस्कृतिकवाद और राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषताओं का लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में जो बहुसांस्कृतिकवाद है और राष्ट्रीय पहचान की जो विशेषता उसके बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ बहुत सारे सांस्कृतिक समुदाय, परंपरा के और भाषा और धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ दुनिया के कई देशों से आए लोग रहते हैं। यहाँ की राष्ट्रीय पहचान में विविध संस्कृतियों, भाषा और परंपराओं को सम्मान दिया जाता है। लोग अलग अलग धर्मों, भाषा और पृष्ठभूमियों से आते हैं, लेकिन सभी को बराबरी का अधिकार मिलता है। सरकार ने बहुसांस्कृतिकवाद को स्वीकार करते हुए ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति के साथ जीने की आज़ादी हो। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पहचान अब केवल यूरोपीय परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एशियाई, अफ्रीकी, अरब और अन्य सांस्कृतिक झलक भी शामिल हो गई है। इस विविधता के बावजूद सभी नागरिक खुद को ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं और देश की एकता और कानून का सम्मान करते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुसांस्कृतिकवाद और वहाँ की राष्ट्रीय पहचान बन गई है। ऑस्ट्रेलिया में बहुसांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषता। पहला, सांस्कृतिक विविधता। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 200 से अधिक देशों के लोग रहते हैं और 300 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की आज़ादी है। इस तरह से यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है। तीसरा, भाषाई विविधता। ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं और यहाँ पर भाषाई विविधता पाई जाती है। अंग्रेजों के साथ साथ मंदारिन, हिंदी, अरबी, वियतनामी जैसी कई भाषाएं बोली जाती है, इसलिए यहाँ पर भाषाई विविधता पाई जाती है। सरकारी बहुसांस्कृतिक नीतियाँ। सरकार सभी संस्कृतियों को सम्मान देने और संरक्षित करने की नीतियाँ अपनाती है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में सरकारी बहुसांस्कृतिक नीति पाई जाती है। पांचवा है, समान अधिकारों कानून। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सभी नागरिकों को जाति, रंग, धर्म या संस्कृति से परे समान अधिकार दिए गए जाते हैं और यहाँ पर किसी भी सांस्कृतिक, रंग भेद, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। छठा है, सांस्कृतिक मेलजोल। स्कूलों, त्योहारों और कार्यक्रमों में विभिन्न संस्कृतियों को साथ लाने पर जोर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर बहुसांस्कृतिकवाद और सभी धर्मों और सभी जाति को और विभिन्न सांस्कृतिक परंपरा के लोगों को समान अधिकार मिल सके, इसलिए यहाँ पर मेलजोल बढ़ाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय एकता और गर्व। ऑस्ट्रेलिया में विविधता के बावजूद सभी लोग खुद ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं और देश की एकता में विश्वास रखते हैं। ये यहाँ की राष्ट्रीय पहचान की विशेषता थी। अब बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के युग में ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वैश्वीकरण युग है आज वर्तमान में, उसमें अर्थव्यवस्था की क्या पहचान, उसकी विशेषता है। वैश्वीकरण के दौर में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिना वैश्वीकरण को अपनाया गया और वैश्वीकरण के अंतर्गत जब वस्तु और पूंजी का बिना रोक टोक के आदान प्रदान होता है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और तकनीक ने इसे एक मजबूत और प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था बना दिया। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को। ऑस्ट्रेलिया अब दुनिया में कई देशों के साथ व्यापार करता है और इसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक निर्यात पर निर्भर करती है। खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, शिक्षा, कृषि और पर्यटन इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वैश्वीकरण का लाभ उठाकर अपने संसाधनों को बेहतर उपयोग किया और एशिया, अमेरिका, यूरोप के देशों से मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए। विदेशी कंपनियां यहां निवेश करती हैं और ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों की मांग विदेशों में
रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जैसे नए क्षेत्रों ने भी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाया। इस तरह से अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी उन्नत हो रही है और विश्व के सारे देशों से इनके व्यापारिक संबंध घनिष्ठ है। वैश्विक के युग में ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज, कृषि और सेवा क्षेत्र पर आधारित है। ये देश कोयला, लोहा, सोना और गेहूं जैसे उत्पादों का बड़ा निर्यातक देश है। सेकंड है निर्यात बड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो है निर्यात दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन, भारत, अमेरिका जैसे देशों को बहुत अधिक मात्रा में खनिज और कृषि उत्पाद बेचे हैं। इससे उसे बहुत लाभ हुआ। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर की कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में व्यापार कर रही है, जिससे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा यानी यहाँ पर कंपटीशन, प्रतियोगिता को बढ़ावा मिला। इससे स्थानीय उद्योग को दबाव का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे उद्योग यहाँ पर पिछड़ गए हैं। तीसरा है निवेश में वृद्धि। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनियों ने निवेश को बढ़ावा दिया। विदेशी निवेश काफ़ी हुआ। कई विदेशी कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्रियाँ, खदानें और व्यापार शुरू किया है। इससे देश को रोजगार मिला और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला। पांचवा है सेवा क्षेत्र का विकास। शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी विदेशी लोग ऑस्ट्रेलिया आकर पैसा खर्च करते हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया की विदेशी मुद्रा मिलती है और यहाँ पर जिससे ऑस्ट्रेलिया का जो विकास बढ़ता है। 9th क्वेश्चन है वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवास के बदलते स्वरूप और आर्थिक समृद्धि की चर्चा कीजिए। जो वैश्वीकरण जब ऑस्ट्रेलिया में आया तो उससे प्रवास भी यानी माइग्रेशन बढ़ा और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी। वैश्वीकरण के प्रभाव से प्रवास का स्वरूप अब पहले से अधिक विविध और व्यापक हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्थापित हुई हैं, जिससे उन देशों की जनसंख्या और श्रम भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार की तलाश में विश्व के अन्य देशों के देश के लोग भी ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे। लोग अब केवल रोजगार के लिए नहीं बल्कि उच्च शिक्षा, व्यवसाय और तकनीक कौशल के अवसरों के लिए भी एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया में ये प्रवास न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम बन रहा है बल्कि इससे प्राप्त विदेशी मुद्रा, तकनीक और अनुभव संबंधित देशों की आर्थिक समृद्धि से भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे वैश्विक सहयोग और विकास को बढ़ावा मिला। प्रवास के बदलते स्वरूप, श्रमिक प्रवास। ऑस्ट्रेलिया के अंदर श्रमिक प्रवास का विकास हुआ है और इनकी आगमन काफ़ी तीव्र हुई है। पहले लोग मुख्य रूप से मजदूरी करने विदेश जाते थे, अब कुशल लोग जैसा डॉक्टर, इंजीनियर भी बन जाते हैं। दूसरा है शैक्षिक प्रवास। ऑस्ट्रेलिया में शैक्षिक प्रवास बढ़ा है। अब छात्र विदेशों से उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और वहीं नौकरी करने लगते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रवास है उसका बदलता हुआ स्वरूप सामने आया। प्रवासी समुदाय का विकास। बड़े शहरों में प्रवासी लोगों की आबादी बढ़ रही है, जो वहाँ की सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। फोर्थ है डिजिटल प्रवास। अब लोग वर्चुअली भी काम कर रहे हैं, जिससे एक देश में रहकर दूसरे देश की कंपनी के लिए काम किया जा रहा है, जिससे वहाँ पर प्रवास का बदलता हुआ स्वरूप सामने आया। बात करते हैं आर्थिक समृद्धि का प्रभाव। जैसे यहाँ पर प्रवास बढ़ा, कंपनियां बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक विकास भी बढ़ा। आर्थिक विकास, प्रवासी लोग जिस देश में जाते हैं वहाँ श्रमिकों की कमी पूरी करते हैं और टैक्स के माध्यम से सरकार को आय होती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है विदेशी मुद्रा का प्रभाव। प्रवासी लोग अपने घर पैसे भेजते हैं, जिससे उनके मूल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तीसरा है नए विचार और तकनीक। प्रवासी अपने साथ नए कौशल और विचार लाते हैं, जिससे व्यवसाय और तकनीक का विकास होता है। चौथा है नौकरी के अवसर। प्रवास से दोनों देशों में नए व्यापार, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। तो हमने ये बात करी प्रवास के बदलते स्वरूप और आर्थिक समृद्धि के प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन टिप्पणी के आए हुए हैं, यानी दोनों टिप्पणी जो है 200-200 वर्ड की करनी है। पहला ऑस्ट्रेलिया में हाल का चुनाव। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो हाल ही में जो चुनाव हुए थे 2024 में, जून 2024 में जो क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से तो 2022 में यानी 21 मई 2022 में चुनाव हुए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 2022 का संघीय चुनाव आखिरी बड़ा चुनाव था, जो 21 मई 2022 को हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी, यानी जो 21 मई 2022 में जो चुनाव हुए थे इसमें ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी ने जीत हासिल करी। एंथनी एल्बनीज के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने स्कॉट मॉरिसन की लिबरेशन नेशनल
गठबंधन सरकार को हराकर सरकार बनाई थी, यानी दूसरी पार्टी को हराई, ताकि जो लिबरल नेशनल गठबंधन जो था वो विपक्ष में बैठा। इस चुनाव में लेबर पार्टी को 151 में से 77 सीटें मिली, जो बहुमत से थोड़ी अधिक थी। ये चुनाव जलवायु परिवर्तन, महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों पर केंद्रित था और लोगों ने बड़ी इन मुद्दों को देखकर अपना वोट करा। ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच मतों में फर्क दिखा। जहां शहरों में स्वतंत्र उम्मीदवार और ग्रीन पार्टी को भी अच्छी सफलता मिली, खासकर टील इंडिपेंडेंट नाम से जाने जाने वाले कई स्वतंत्र उम्मीदवारों ने लिबरल पार्टी के सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में जीत हासिल की। 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में कोई संघीय आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ राज्य चुनाव जरूर हुए, जैसे न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में। संघीय स्तर पर अगला चुनाव 2025 में होने की संभावना है, बल्कि यहाँ पर आज वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं 2025 में। फिलहाल एंथनी एल्बनीज की सरकार सत्ता में है और आर्थिक सुधार, पर्यावरण नीति और विदेशी संबंध पर काम कर रही है। अब बात करते हैं दूसरी टिप्पणी, ऑस्ट्रेलिया में कल्याणकारी राज्य की भूमिका। जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कल्याणकारी राज्य है उसकी क्या भूमिका है? पहला है, वहाँ की सरकार जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर ज़्यादा ध्यान देती है। सभी नागरिकों को मुफ्त या सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है और अस्पताल में भर्ती, चिकित्सा की फीस आदि पर सरकार खर्च उठाती है। ये एक ऑस्ट्रेलिया की कल्याणकारी राज्य की भूमिका है। दूसरी है कल्याणकारी राज्य की भूमिका, शिक्षा में सहायता। ऑस्ट्रेलियन सरकार वहाँ के लोगों में रहने वाले लोगों को शिक्षा में सहायता प्रदान करती है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और विश्वविद्यालय में HECS हेल्प जैसी लोन योजनाएं प्रोवाइड कराती है। तीसरी है कल्याणकारी योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता, कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से जॉब सेकर पेमेंट जैसी योजनाएं चलाती है। बेरोजगारों को आर्थिक सहायता और नौकरियों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चौथा है वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन। ऑस्ट्रेलियन सरकार का ऑस्ट्रेलिया की कल्याणकारी राज्य का स्वरूप वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन भी। वृद्धजनों यानी जो बुजुर्ग लोग हैं और शारीरिक रूप से अक्षम लोग को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पांचवा कल्याणकारी राह है पारिवारिक सहायता योजना। बच्चों के पालन पोषण के लिए फैमिली टैक्स बेनिफिट और पेरेंटिंग पेमेंट जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। छठा है आवास सहायता। निम्न आय वर्ग को किराए में सहायता और सरकारी आवास प्रदान किए जाते हैं। सातवां कल्याणकारी राज्य का कार्य है न्याय और समानता का संवर्धन। सामाजिक भेदभाव को कम करना और सभी वर्गों को समान अवसर देना ऑस्ट्रेलिया के जो कल्याणकारी राज्य है उसका स्वरूप है। तो हमने ये जो बात करी MPS E012 ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज। तो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।